प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। असल स्पीड चाहिए तो आओ जैज सुपर 4G पे, विनर ऑफ द ओ क्लास स्पीड टेस्ट अवार्ड। और लॉग ऑन टू hbl.com, जहां ख्वाब वहां HBL। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल, एहतराम का मजा, टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर। जैज मेगा सुपर डुपर दौड़ तो लगेगी, दुनिया को बता दो। इश्तराक में शामिल है हिफाजत और आराम जम के, हमदर्द 100 years of pure goodness। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। नया दिन, नया हफ्ता, उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग शादियां अटेंड कर करके इस वक्त थक चुके हैं। खैर, मैंने तो बहुत कम शादियां अटेंड की इस सीज़न में, समहाउ बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स में या फैमिली में शादियाँ नहीं थी, थिंग्स आई कुड रियली गेट अवे विद स्किपिंग। लेकिन जो शादी के डायनामिक्स होते हैं वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं टू ऑब्ज़र्व, स्पेशली अगर आप बहुत कोई करीबी रिश्तेदार नहीं हैं और वहाँ आपकी कोई मसरूफियत नहीं है। आप लोगों को नोटिस कर सकते हैं क्या खलबली मची हुई होती है, किस तरह दुल्हन का इंतज़ार होता है, घर वालों की उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं। मेरे ख़्याल में जो क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यानी अगर दुल्हन के वालिदैन हैं, उनके बहन भाई हैं, उनको तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि हो क्या रहा है। इट्स ऑल अ ब्लर। बहुत सारी चीज़ें उस इवेंट की, उस तकरीब की, उनको मूवी में देख के याद आती है कि अच्छा फलाने साहब भी आए थे, अच्छा उस वक्त ये हो रहा था। फिर किसी तस्वीर में देख के कहा जाता है कि ओ वो वाला फैमिली मेम्बर नज़र नहीं आ रहा, तो बताया जाता है वो बेचारा शायद उस वक्त केटरर को फ़ोन कर रहा था या कोई और इस किस्म का काम कर रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात भी है कि हमारे यहाँ लोगों का जो एटीट्यूड है, सिविक सेंस जो हमारी है, जो हमारी एक मेरे ख्याल में हमारे अपने आदाब होने चाहिए किसी ऐसी महफिल को या तकरीब को अटेंड करने के, उसमें आई थिंक कि हम वाकई लैक करते हैं। एक तो अगर आप इंटरनेशनली देखें तो आपको बताना पड़ता है एक इनविटेशन कार्ड पे, हमारे यहाँ तो फॉरगिवन है कि जी जितने घर में लोग हैं वो सब आएंगे। बाहर ज़्यादा लोग मेरे ख्याल में तहजीब याफ्ता होते हैं, वो RSVP करते हैं, गेस्ट काउंट्स बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं। हमारे यहाँ तो 500-600 लोगों से कम की बारात की बात ही नहीं की जाती। लेकिन बाहर आपको ऐसी शादियाँ भी मिलेंगी और बहुत बड़ी शादियाँ हैं वो, यानी उनको प्लान ही इस तरह किया गया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 लोग हैं, एंड इवन दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बिग वेडिंग फॉर देम। दूसरी चीज़ जो मैंने कल नोट की, बिकॉज आई वाज एट अ वेडिंग, कि जब दुल्हन की एंट्री होती है मेरे ख्याल में वो उसकी लाइफ का सबसे अहम मोमेंट होता है। और उस पर्टिकुलर वॉक में अगर तो वो अपने अम्मी अबू के साथ आ रहे हैं या बहनें या दोस्त उसको लेके आ रही है दुल्हन को, तो मेरे ख्याल में जो सारा फोकस होता है वो बड़ा अजीब अंदाज में आजकल हमारे यहाँ प्ले आउट होता है। सबसे पहले उसके इस रास्ते में 25 दफ़ा तो उसको वीडियो वाला रोकता है कि नहीं जी बहन तुम्हारा इस तरह वीडियो एंगल बनना है, ये करना है। फिर लोग फ़ौरन ही उठ के उसके एंट्री पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। अगर तो वो एक रैंप पे से चलती हुई आ रही है या कारपेट पे चलती हुई आ रही है तो लोग इर्द गिर्द फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अजीब सी बात ये लगती है कि ख़ुद तो चलो दुल्हन को देखने की चाह में है ही, अपना सेलफोन भी निकाल लेते हैं कि फौरी तौर पे उसकी वीडियो बनाई जाए। बच्चे बेचारे आगे पीछे रुल रहे होते हैं, लोट रहे होते हैं, उनको कोई देखने वाला संभालने वाला नहीं होता। एंड देन ऑफ कोर्स द वर्स्ट केस सिनेरियो इज़ द फूड। जैसे ही खाना खुलता है तो मेरे ख्याल में सारी जो तवज्जो होती है वो डिशेस की तरफ चली जाती है, एक भगदड़ मचती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी छोटी पहाड़ी सिलसिला बनाने की कोशिश करते हैं अपने प्लेटों में। और मेरे ख्याल में मुझे तो पर्सनली बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारा खाना ज़ाया भी हो रहा है। आई मीन दीज आर स्मॉल थिंग्स जिनको हम फॉरगिवन लेते हैं। कल भी हमने जिस शादी को अटेंड किया उन्होंने इनविटेशन कार्ड तो बड़ा जल्दी, यानी उसमें टाइम दिया हुआ था कि आप 9 बजे तक आ जाएँ, 8:30 बजे तक आ जाएँ। लेकिन जिस तरह कि आपने भी वो मीम देखी होगी कि शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि 8:30 बजे बारात आ जाएगी और 9:30 बजे खाना सर्व हो जाएगा, क्योंकि इस टाइमलाइन को कोई फॉलो नहीं करता। ये अब गिवन हो चुका है कराची जैसे शहर में कि शायद रुखसती तो रात 1 बजे या 2 बजे ही होगी। आई थिंक दीज आर प्लेसेस वेयर वी कैन डेफिनेटली इम्प्रूव। अब तो खैर शादी के बिल्कुल क्लोजिंग टाइम्स हैं, बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं। जनवरी का महीना प्रॉबली लास्ट होगा जब लोग अच्छे वेदर, यानी कराची की जो नन्ही मुन्नी सी सर्दियाँ आती हैं उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी तकरीबात को इसी डेट पे सेट करते हैं। लेकिन हम अपने रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं, और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है कि दूल्हा दुल्हन का पुरएतमाद होना बहुत ज़रूरी है।
और एतमाद से मुझे याद आया कि आज का हमारा जो रेजोल्यूशन है जिसमें हम बात करना चाहेंगे वो यही खुद एतमादी है। हम में से कई लोग ज़िंदगी के बड़े बड़े मराहिल से कतराते हैं, फ़ैसलों से कतराते हैं, आगे बढ़ने से कतराते हैं, क्योंकि हमने लोगों को ब्लेम करना शुरू किया। हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, हो सकता है सोसाइटी, समाज, हमारा ख़ानदान इसकी इजाज़त ना दे। लेकिन सबसे बढ़कर अगर आप इन तमाम मसलों की जड़ पे अगर पहुँचें तो वो यही होती है कि कहीं ना कहीं आप में अपने आप में एतमाद की कमी होती है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन करना चाहूँगी कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस ये होता है कि कुछ लोगों को अपने ख़ानदानी असर व रसूख पे, अपने वसाइल पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी शक्ल सूरत पे एतमाद होता है। ये वो स्किल होती है जिसकी बेसिस पे वो दुनिया के सामने एक अपना पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत बहुत डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे एक पायलट है, उसको पता है कि मैं जहाज़ बहुत अच्छा चलाता हूँ, मेरा स्किल, मेरा क्राफ्ट मेरे पास है, या एक फिल्म मेकर है, या एक आर्टिस्ट है, या एक डॉक्टर है, उसको अपनी स्किल पे तो बहुत यकीन है, लेकिन अपने आप पे जो वो खुद है उस पर उसका यकीन बहुत कम है। और वहाँ पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इंसान जब, अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें जब वो स्कूल में जाता है, तालीम के अर्ली एजेस में होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि उसने कहीं ना कहीं अपने आप को दुनिया के अटैक से बचाना है। अब इस अटैक से मुराद हो सकती है तनकीद, और दूसरी चीज़ ये कि उसने फिट इन करना है, दोस्त बनाने हैं, और अगर स्कूल की ही मिसाल ली जाए तो टीचर्स भी उसको पसंद करें, उसको पे तनकीद ना करें, और उसके जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो भी उसको अपनाएं। इस सिलसिले में वो अपनी एक पर्सनालिटी की तश्कील देता है। इस पर्सनालिटी में उसके स्किल्स भी शामिल हो सकते हैं, उसका पढ़ाई में अच्छा होना, इखलाकियात में अच्छा होना, वो एक मेरे ख्याल में एक पर्सोना है जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं। वहाँ पे अक्सर लोग बहुत एतमाद के साथ होते हैं। तभी आप कभी कभार ज़िंदगी में लोगों की पर्सनल लाइफ फेलियर्स या करियर में अपसेट्स को देखें तो आप कहें कि ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा बोलते थे, बहुत ही पुरएतमाद थे, इनके साथ क्या हुआ। तो आज हम यही डिस्टिंक्शन करेंगे कि अगर आप वैसे तो बज़ाहिर बड़े पुरएतमाद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में कुछ खौफ हैं, कुछ डर हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जिनको आप फैलांग नहीं पाते, तो आप क्या करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको बताते चले, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है, मैंने तो इसको अपनी ज़िंदगी का मंत्रा बना लिया है, एंड दैट इज़ कि अ ह्यूमन बीइंग इज़ सो फ्री, सो इंडिपेंडेंट that they can choose bondage। यानी जितने आप अपने जहन में ये कैद बनाते हैं कि मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, शायद इसके बियॉन्ड जाना सही नहीं है, ये वो तमाम चॉइसेस हैं जो आपने खुद अपने लिए मेक की हैं। और इससे अगर आपको निकलना है, या अगर आप अपनी ज़िंदगी में मलाल है आपके, या कहीं ना कहीं आप डिससैटिस्फाइड हैं, तो कुछ ऐसी दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। उस तोड़ने के लिए, उस टूट फूट के लिए जो थोड़ा आपने अपसेट करना है, आप हिम्मत कहाँ से लाएं, हौसला कहाँ से लाएं, एतमाद कहाँ से लाएं, ये हम बात करेंगे हमारी रेजोल्यूशन मेंटोर से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपके लिए लेके आएंगे खुद एतमादी को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, यकीनन द टाइम व्हेन यू विल बी गेटिंग टिप्स अबाउट योर रेजोल्यूशन। जी जनाब, ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि हाफ ऑफ जनवरी इज़ क्लोज बाय, तो ये पहले 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मेक और ब्रेक होते हैं। और जिस तरह हमने आपसे प्रॉमिस किया, एवरी डे वी पिक अप वन ऑफ योर रेजोल्यूशंस, जिसमें कोई भी बात हो सकती है। आज की हमारी रेजोल्यूशन है कि अगर आपने ये तहिया किया है कि आप अपने एतमाद को मज़ीद निखारेंगे, बढ़ाएंगे, एंड यू विल बी अ मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, सो दिस सेगमेंट इज़ फॉर यू। एंड आई हैव जस्ट द राइट रेजोल्यूशन मेंटोर विद अस। शी इज़ समबडी हु इज़ मेंटोरिंग women young and old. She's been associated with one major drive for it, लेकिन इसके साथ साथ इनकी अपनी कंसल्टेंसी है, एंड शी कंसल्ट्स ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड फॉर मीडिया टू द कॉमनवेल्थ बिजनेस नेटवर्क। तो चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, बिजनेस हाउस हों, या फिर मोर इम्पोर्टेंटली अ यंग पर्सन और somebody who's trying to resume and come back into business, her programs have been very effective। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि अगर वो नोटिस करती हैं कि बहुत सारी ख़वातीन स्ट्रगल कहाँ पे कर रही हैं, एंड परहैप्स इफ़ वी कंपेयर द टू जेंडर्स, तो ख़ुद एतमादी मेरे ख्याल में अक्रॉस द
बोर्ड है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मर्द हजरात जो बेचारे क्या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्रोफेशनली, कंपनीज को लीड कर रहे हैं, अपने उस रोल में तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस में शायद दे कैन ऑल्सो यूज दीज टिप्स। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी इरम मसूद। अस्सलाम वालेकुम इरम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सिद्रा, बुलाने हमारे का पास शुक्रिया। थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आती हैं ना, तो हम सब ने अपनी शॉलें कंबल सब निकाले हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आज सुबह आते हुए। इनफैक्ट माय मेकअप आर्टिस्ट जामिन वो बहुत सारे लेदर जैकेट्स और स्वेटर्स पहन के आया। मैंने कहा तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। No, but you look really nice. थैंक यू सो मच, एंड इट्स गुड टू हैव विंटर्स इन कराची, है ना, थोड़े थोड़े आते हैं। अच्छा इरम, हमारे सब्जेक्ट के हवाले से self confidence, I was trying to make a distinction between confidence and self confidence. You're a consultant, क्या आपको लगता है कि वाकई ये दो चीज़ें ज़्यादा मुख्तलिफ हैं या इसमें बहुत हल्का सा फ़र्क है? अच्छा, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन होता है ना, एक लोगों को नज़र आता है। तो मैं तो उसको उस तरह, बिकॉज मैं मेंटोर भी हूँ, पिछले 2 साल से आई हैव अबाउट 10-12 लड़कियाँ, और उन लड़कियों को मैंने देख के भी बहुत से सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन किया है। एक तो जैसे मैंने कहा कि हम समझते हैं कि हम बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, बट ज़ाहिर होते नहीं हैं। दैट इज़ समथिंग विच वी पोर्ट्रे, हम वो दिखाते हैं। आई थिंक हमने जो एक गलती की है ना, हम लोगों ने कॉन्फिडेंस को बड़ी अजीब सी चीज़ों से एसोसिएट कर लिया। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जी आप कोई भी ड्रेस पहने और उसको कॉन्फिडेंटली अगर कैरी कर रही हैं, सो यू अस्यूम दैट दिस पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट। या अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं या आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, तो ये तमाम वो लेबल्स या ट्रेट्स होते हैं जिससे हम अस्यूम कर लेते हैं कि इस शख्स में बहुत एतमाद है, जबकि ऐसा नहीं होता। वही मैं यही कह रही हूँ, आई मीन कनेक्शन आपने उसको लूप में लिया है। मैं बहुत सी जगहों पे जब ऐसे बात करती हूँ, एंड समथिंग जैसे आपने बिगनिंग में कहा, जो आपने कहा कि लड़के और जो जेंडर गैप है, मेरा ख्याल आजकल आदमियों को, नो ऑफेंस, बट आदमियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है औरतों से ज़्यादा। मुझे लगता है कि दे अनफॉर्चुनेटली गेट नो हेल्प, बिकॉज वही वाली बात कि हमने जो डिफाइंड जेंडर रोल है कि आदमी को, एक तो मैं अक्सर कहती हूँ बेचारों को इमोशंस में हमने लिमिट कर दिया, वो हर बात गुस्से से ही कहते हैं। क्योंकि हम जब वो प्यार से नरमी से बात करें तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये मर्दानगी के साथ जचता नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू आवर कोर सब्जेक्ट इरम, हाउ कैन वन इम्प्रूव अपॉन देयर कॉन्फिडेंस? हमने कहा कि जी ये सिर्फ पढ़ाई से इसका ताल्लुक नहीं है, सिर्फ पहनावे से या आपके कितना पैसा है आपके पास, इससे ताल्लुक नहीं है। अपने अंदर एतमाद कैसे बढ़ाया जाए? देखिए सिद्रा, आजकल के जो कहते हैं ना दौर है, द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन राइट नाउ, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन ऑल्सो बी वेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एज वेल। यू नो, उसको आपको कैसे सही करना है? मैं यूजुअली ये कहती हूँ कि एक तो जो आप में सबसे अच्छी खूबी होती है, चाहे वो आप में रीडिंग हो, राइटिंग हो, डांसिंग, व्हाटएवर, एक कोई जो द बेस्ट स्किल यू हैव, उसको आप और बेहतर कीजिए। सो if you can do something good, do it better. That builds your self confidence. जिस तरह विल पावर के बारे में कहते हैं, और विल पावर को या कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के यही 3 बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं कि नंबर 1, डू व्हाट यू लव, डू इट अ लिटिल बेटर देन यू डिड द लास्ट टाइम। यानी आपका जो कंपटीशन है वो आपके अपने आप से होना चाहिए। और तीसरा स्टेप, जब आपको लगे कि आप बिल्कुल थक चुके हैं, आपने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, try to put in a little more extra. That is how you keep growing your willpower. Yeah, you keep growing. और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक सर्टेन जगह पे आके it could also be challenged, ये भी बहुत बड़ा एक होता है कि जब हम ब्रेक बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात पूछी थी कि लोग क्रिटिसाइज जब करते हैं उसको कैसे बैलेंस करते हैं। आई थिंक उसका बेस्ट ये होता है कि आप उसको पॉजिटिवली देखें। लुक एट द साइड विच इज़, पहलू वाला देखिए जिसमें वहाँ पर बेहतरी हो। उसमें आपके लिए, जब आपके लिए बेहतरी होती है ना, तो हर चीज़ खुद इवेंचुअली राइट प्लेसेस पे फॉल करती है। तनकीद की बात की, इसको मैं थोड़ा सा और बल्कि कैनवस को अगर खोलूँ इरम, कई दफ़ा हम जब कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं ना, तो वो ज़िंदगी का कोई धचका होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो अनएक्सपेक्टेड है। मिसाल के तौर पे तनकीद उस शख्स ने की जो आपका बहुत करीबी है, या आपको ऐसा महसूस हुआ कि उसने आपका साथ देना छोड़ दिया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका लाइफ पार्टनर है या आपकी औलाद है, सडनली अगर उनका पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव को चैलेंज कर रहा है तो आप बिखर जाते हैं। दूसरी चीज़ लाइफ इवेंट्स भी होते हैं। अगर आपका तमाम का तमाम मान मिसाल के तौर पे अपनी फैक्ट्री या अपने बिजनेस पे है और वो बिजनेस अचानक से ठप हो जाता है, तो सडनली यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस। और या अगर आपकी जॉब चली गई है तो लोग उस वक्त अपनी खुद एतमादी को बिल्कुल खो बैठते हैं।
हाँ, मैंने ये देखा है बिकॉज जैसे सोशल एंटरप्राइज में आते हैं कुछ ख़वातीन हैं, आदमी आते हैं कि हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है और हमें ये नहीं लगता कि हम दोबारा ये कर सकें, दोबारा खड़े हो सकते, दोबारा खड़े होंगे। आई थिंक उस वक्त उनको सबसे ज़्यादा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो सबसे ज़्यादा होती है वो सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है कि अगर जैसे आप मेरी दोस्त हैं और मैं अगर इफ़ आई एम फीलिंग डाउन तो आप सबसे पहले आके मुझ जो असूलन कहना चाहिए वो कहना चाहिए कि तुम में तो इतना कॉन्फिडेंस है, तुम में तो इतनी विल पावर है एंड यू कैन डू इट। तो वो एक आई गेस वो एक खुद ब खुद एक दोबारा से वो आप में पैदा होना शुरू हो जाता है। और आजकल तो मेरे ख्याल में ये बहुत रेलेवेंट और बहुत कॉमन है इरम, बिकॉज यू नो इकोनॉमी में हम देख सकते हैं कि देयर ऑलवेज शिफ्ट्स हैपनिंग। तो हो सकता है आपकी जो नौकरी है वो चली गई हो, आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ हो और अभी आप उस स्ट्रगल पीरियड में हैं जब आप अपने लिए अब अगली कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं। या फिर हम ख़वातीन के केस में अगर देखें कि आपके लिए ये जॉब वाला मामला भी हो सकता है। अ लॉट ऑफ पीपल मे बी गोइंग थ्रू लाइफ इवेंट्स, यानी आप इफ़ यू लूज़ योर पार्टनर, खुदा ना खासा उनकी डेथ हो जाए या आपकी अलहदगी हो जाए, उसके बाद भी अचानक से लोग फील करते हैं कि भाई आई एम अ मिसफिट। आई वाज नोटिसिंग दिस हमारे सोशल सेटिंग्स में इरम कि शादी या किसी तकरीब में जाओ तो आप अगर खुदा ना खासा आप अकेले हैं, इफ़ यू आर अ विडो और यू आर अ डिवोर्सी, आप अपने आप को बड़ा झींपा अलग अलग महसूस कर रहे होते हैं, एज इफ़ यू आर नॉट फिटिंग इन, पीपल विल बी जजिंग यू। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ये तो खैर आप एक लाइव इवेंट पे बता रही हैं। एक सिंगल औरत को अकेले जाने में 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। कॉफ़ी शॉप में अगर अकेली औरत बैठी हो तो शी इज़ ऑलवेज जज्ड। तो वहाँ आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना मेरा ख्याल ज़्यादा ना भी हो तो आना चाहिए दिखाने के लिए कि you know sometimes showing is the best way to express fake it till you make it. Fake it till you make it. तो मैंने ये देखा है कि जैसे अगर मैं भी हूँ एक सिंगल मदर हूँ, कहीं जाती हूँ बाहर बाहर रहती हूँ, तो जब पाकिस्तान आई थी शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता था कि अकेले सिनेमा कैसे जाऊँ फिल्म देखने। ये भी एक तो चली गई एक दिन तो बार कोई आदमी कोई आ रहा है आपके पास, कोई आ रहा है तो यू नो दिस इज, बट मैंने कहा नहीं कोई नहीं आ रहा, क्या मैं अकेले फिल्म नहीं देख सकती हूँ? पर आई गेस इसमें जो है सबसे ज़रूरी ये बात है कि आई डोंट नो सिद्रा, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है शायद। हम बिकॉज हम सोशली इतने सराउंडेड हैं बहुत सारे लोगों के लोग क्या कहेंगे, यू नो दैट पर्सपेक्टिव। मे बी द क्रक्स इरम, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो हम लोग क्या कहेंगे वाली हमारी अटैचमेंट है, अटैचमेंट भी नहीं, मैं कहती हूँ ऑब्सेशन है हमें। हम अपने बारे में सोचने से पहले हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आप ये एक लम्हे के लिए सोचिए कि फिर आपके बारे में सोचने की बारी कब आएगी। अगर आपकी कंप्लेन ये है कि इर्द गिर्द के लोग आपको नहीं समझते और आपका ख्याल नहीं करते या आप उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद अपनी तरजीहात में हैं भी या नहीं। बिल्कुल। एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इफ़ यू वर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू लव, आप उस लिस्ट में कितने कौन-से नंबर पे आएंगे। यानी हम ये तो बताते हैं कि जी मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है। आपका अपना नाम उस लिस्ट में कब आएगा? क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? आई थिंक दैट्स द की टू कॉन्फिडेंस इरम, टू लाइक योरसेल्फ। टू लाइक योरसेल्फ, बिकॉज इंटरनेशनली बहुत सारी और लाइक डिफरेंट कम्युनिटी से ये होता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना ये मैंने अफ्रीकन औरतों में देखा है कि उनको ये इतना है कि दे जस्ट लव देमसेल्व्स। You know, look at the way they dress. हम 5 दफ़ा कोई भी रंग पहनने से पहले सोचते हैं, but they wear the brightest, the most beautiful colors and they carry it with confidence. वो confidence उनके अंदर होता है। Even their skin tone, अगर आप उस तरह देखें तो हम लोग कितने स्किन टोन पे ही वो आ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उस पर खो जाता है। हाँ जी, बहुत सी लड़कियों पे खो जाता है। तो जब हम एक टैलेंट एंड ट्रेनिंग देते हैं ट्रेड के साथ, तो उसमें हम यही कहते हैं कि द टैलेंट यू हैव, put that in your trade and you'll be successful. मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ इससे याद आती है, हम ट्रेनिंग्स की बात कर रहे थे इरम। आई यूज्ड टू रन दिस वन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हम कहते हैं कि बार बार जब भी आपको मौका मिले एक सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिए कि मैं कौन हूँ, और आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जिन चीज़ों के साथ अटैचमेंट बनाई है। मेरे शो पे इतने लोग आते हैं रम जो बार बार ये इंसिस्ट करते हैं कि जी ये ज़रूर बताइएगा मैं फ़लानी कंपनी का CEO रह चुका हूँ या मैंने भाई वो आपका पास था, बट देयर इज़ सो मच अटैचमेंट टू दैट टाइटल कि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अगर आप ट्रूली कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो अपने इन तमाम टाइटल से एक लम्हे के लिए अपने आप को डिटैच करके देखिए और फिर कोर में जाइए कि हु आर यू एज अ पर्सन, आर यू अ काइंड पर्सन, आर यू अ कंपैशनेट
कंपैशनेट पर्सन, अपने आप से पहले काइंड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन इरम, अगर मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जी सरसरी बात या थ्योरेटिकल बातें तो कर ली जाती हैं, कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मौका आया जब आपको लगा कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने आप को पुरएतमाद दिखाने के लिए या एक सिचुएशन को फेस करने के लिए? बहुत आई एम ग्लैड आपने कहा, बिकॉज अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बात करना बहुत बेहतर होता है। तो जब मैं 16 साल के बाद पाकिस्तान आई हूँ अभी 1.5-2 साल पहले, तो यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी टू बिल्ड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अकेले रहना है, कराची है यहीं के, लेकिन जाहिर है बहुत अलग अलग कल्चरल शॉक नहीं, वेदर शॉक ज़्यादा था बट यू नो उसमें बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ा एंड यू नो connecting with my kids was very difficult. So restarting life, it's almost like so it's like reinvent yourself, you know. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने आप में दोबारा अपने आप में वो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आई थिंक मुझे अभी भी कभी कभार आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड विद इन माई सेल्फ, बिकॉज लोगों को ये होता है कि समटाइम्स ये आपके लिए बैकफायर भी कर जाता है। तो जब मैं यहाँ आई थी तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने कहा मैं अपने आप को 3 महीने दूंगी और 3 महीने तक देखूंगी क्या कर सकती हूँ। काफ़ी नए लोगों से मुलाकात हुई। हाँ, उनमें से वो उन्हीं 3 महीनों में थे बस, उसके बाद नहीं। तो आपने कहा इजेक्ट, कंट्रोल और डिलीट, इनको निकालो अपनी जिंदगी से। उसके बाद यू नो फिर एक ब्रांड है उसके साथ में जैसे मेंटोर हूँ, उसमें मुझे बहुत लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा दिया जब मैंने देखा कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा औरतें ऐसी हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत ज़्यादा you know positive हैं, तो फिर I think that started building back into me. I think you know we have hit on something very, वो जो कहते हैं ना आहा मोमेंट। मेरे लिए आहा मोमेंट ये है कि इरम के एक्सपीरियंस से अगर आप देखें कि अगर आप वाकई अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो पहले देना शुरू कीजिए। इट्स जस्ट लाइक एनर्जी। आई थिंक व्हाट शी हिट ऑन इज कि जब इन्होंने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में देखा जहां लोग इनसे मदद मांग रहे थे या इनसे सीखने के लिए आ रहे थे, उस सिखाने के अमल में शी गेन्ड हर कॉन्फिडेंस। वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जाने से पहले खुद एतमादी पे जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसमें वी हिट अ रियल क्रक्स। जब तक आप एक रिसीविंग पोजीशन में रहेंगे, सिर्फ टेकिंग पोजीशन पे रहेंगे, आप सोचते रहें कि ज़िंदगी में आपको ये चीज़ मिल जाए, आपके बाल अच्छे हो जाए, आपकी रंगत अच्छी हो जाए, बहुत बड़ी सी नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो आप में एतमाद आ जाएगा, तो आप हमेशा मांगते ही रहेंगे। खुद एतमादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद ही में ज़रा सी डाइव लगाई जाए और उसमें से कोई अच्छी चीज़ जो आपकी खूबी है। हमारी मेंटोर इरम ने हमें यही बताया कि जो एक भी अगर आपके पास कोई खूबी है जिसको आप खुद खूबी मानते हैं, उसको मज़ीद अच्छा कीजिए, उसको मज़ीद निखारिए, उसमें एक्सेलेंस लाइए एंड यू कैन डू इट। एंड सेकेंडली जो आहा मोमेंट था, मैंने कहा ब्रेक पे जाने से पहले, इरम ने कहा कि जब आपको लगे कि आपका एतमाद डगमगा रहा है तो ये देखिए कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। वो चीज़ आपको एक दफ़ा फिर आपके अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत पैदा करेगी, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू का एहसास होगा। आपको नज़र आएगा कि आप माशरे में एक मौसर, एक इफ़ेक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं और आप किसी ना किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जो मेंटीज़ इनके पास आईं और उनको एक रिश्ता बना, एक राब्ता बना कि इन्होंने उनको कुछ सिखाना शुरू किया, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना शुरू किया, दैट इज़ हाउ शी रीगेन्ड हर कॉन्फिडेंस। बट बिफोर वी क्लोज इरम, बहुत सारी ख़वातीन जो इस वक्त आपको देख रही हैं, मेरे पास बहुत सारी ट्वीट्स भी आई कि एज अ सिंगल पर्सन दे फील कि उनको किसी न किसी सहारे, सपोर्ट, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वहाँ पे अपने आप को कैसे हेल्प की जाए कि अगर कोई नहीं है, आपने भी खुद कहा कि अगर कोई नहीं है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे दें? वही जैसे मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी नहीं होता। जैसे अब ये मेंटीज़ ही हैं, ये जब खुद आई, आपने लाइक इर्द गिर्द देखिए, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको आप जब व्हेन यू स्टार्ट गिविंग यू एक्चुअली स्टार्ट रिसीविंग एज वेल। जब आप यही तरीका होता है। और मुझे भी जैसे मेरी हर जो चाहे वो स्टूडेंट कह लीजिए, चाहे वो मेंटी कह लीजिए, आई थिंक आज वो
मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं, बिकॉज क्या हो गया कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो तो बाहर आ ही गया, लेकिन दे ऑल्सो हेल्प मी कम आउट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जहाँ मैं उन्हें सिखा रही थी, खुद उनसे भी सीख, बिकॉज सीखने का अमल टू वे होता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इरम, व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? कभी कभार बहुत सारे पेरेंट्स और ख़ास तौर पे ख़वातीन दिल बर्दाश्ता उस बात पे होती हैं, जब कोई और तनकीद करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी औलाद, अपने बच्चे अगर तनकीद करते हैं या आपके फ़ैसले को क्वेश्चन करते हैं तो ख़वातीन या पेरेंट्स अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। आप उसके लिए क्या कहेंगी कि भाई वो अचानक से पलट के कहते हैं आपको नहीं पता, हमें पता है बेहतर, तो क्या किया जाए? मैं किसी और की बात नहीं करूँगी, लेकिन मुझे बहुत दैट्स व्हाट हिट्स मी, और मैं जब कभी अगर डगमगाती हूँ तो सिर्फ यही होता है व्हेन माय किड्स क्वेश्चन मी फॉर वेयर आई एम और व्हाट हैज़ हैपेंड टू देम, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर फिर मैं क्या करती हूँ, पर मैं एक बड़ी लाइक फायर बॉल टाइप औरत हूँ, तो फिर उसके बाद मेरे पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मेरे लिए उस वक्त आग बगूला होना अच्छा भी है। इरम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। हालांकि ये बाइट साइज कैप्सूल था, छोटा सा, लेकिन इट रियली हेल्प्स अस एंड आई होप दैट पीपल वर एबल टू गेन अ लॉट फ्रॉम यू। बहुत शुक्रिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द हेडलाइंस, क्योंकि टॉप स्टोरीज का मुझे बार बार कहा जा रहा है कि लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट्स आज इन फोकस। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी जनाब, पाकिस्तानी कौमी तराना वैसे भी बड़ा यूनिक है, क्योंकि आपको बताते चले एक दफ़ा फिर कि इसकी पहले धुन बनाई गई थी और उसके बाद इसकी लिरिक्स या इसके बोल लिखे गए थे, लेकिन लोग आज भी इस बात पे हैरान हैं कि किस तरह इसके बोल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसकी धुन के साथ जाते हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर आपको अपना कौमी तराना सुनाई देता है तो अचानक से एक अपनाइयत का, एक पाकिस्तान से मोहब्बत का एहसास हमारे दिल में जागता है, और यही वो पहचान है, वो शनाख्त है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ममनून हैं उन तमाम लोगों के जो इस फ्रीडम फाइट में, आज़ादी की इस तहरीक में जिन्होंने हिस्सा लिया। अब ज़रा बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल। हमारे कॉलीग मंसूर अली खान, वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इज़ विद अस, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिंध में दोबारा खलबली मची है और सियासी जो हल्के हैं उसमें एक अफरा तफरी की सी कैफियत नज़र आती है। वज़ीर आला सिंध का भी बयान अभी हमने आपको आज इन फोकस में भी सुनवाया। आपके क्या ख्याल है मंसूर, इस वक्त किस तरफ को जारी है? कुछ इन रूट दोबारा राब्ते बहाल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पावर शो रहा है, जिस तरह उन्होंने सिंध में राब्ते किए हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि इसने प्रेशर बिल्ड किया है मौजूदा हुकूमत पे, और अब हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म भी सिंध का रुख करने वाले हैं। आप इन सब तब्दीलियों को या इन डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में सिद्रा कोशिश जरूर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कि किसी तरह इनरोड्स हासिल किए जा सके सिंध के अंदर, और खास तौर पे कराची के अंदर जो उनको नंबर्स मिले थे उसके बाद वो सिंध के अंदर भी अब ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिसलॉज किया जा सके। लेकिन जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है उसके बाद उनकी पोजीशन कुछ मुस्तहकम हो गई है। कहीं पे अगर दूर दराज के इलाकों में कहीं से अगर ये खबरें आ रही थी कि जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बनने जा रहा है, तो वो फिलहाल कम से कम रुक चुका है। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोशिश जरूर जारी रहेगी, और मेरा भी ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर डिसलॉज करने की पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोशिश भी कर रही है, तो इन द एंड अगर इन दो जॉइंट्स के दरमियान इस लड़ाई का फायदा अगर अवाम को होता है, उनके लिए तरक्की के मौके बेहतर होते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट के कुछ स्कीम्स की अनाउंसमेंट हो जाती है, चाहे पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत से हो या मरकजी हुकूमत की जानिब से। लेकिन मंसूर, यहाँ आपने डिसलॉज करने की बात की, सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बारे में तो बहुत अरसे से बात कर रहे हैं। अगर हम कैंपेन ट्रेल को भी देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 सिर्फ सिंध तक मुहित होकर रह गई है, जिसको एक ज़माने में MQM चैलेंज करती थी ये कह के कि सिर्फ सिंध ही नहीं, अंदरून सिंध तक, यानी कराची और जो बड़े शहर हैं हैदराबाद जैसे, वहाँ पे भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो असर रसूख नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि डिसलॉज क्या एक खला तो है, बहरहाल क्या आप समझते हैं कि PTI उस खला को पुर कर पाएगी? खास तौर पे जैसे फवाद चौधरी साहब के बयानात आ रहे हैं कि जी एक चला गया दूसरा भी आ जाएगा, ये जो शोला बयानी है ये किस तरफ लेके जाएगी चीज़ों को? मेरे ख्याल में ये बड़े गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात हैं फवाद चौधरी साहब के साथ साथ उन तमाम मुजरा की जानिब से जो इस किस्म के जो बड़के मारते हैं कि जनाब इसको हम उठा लेंगे, उसको अरेस्ट कर देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको अंदर कर देंगे। आप एक जगह इस पूरे प्रोसेस के बारे में कहते हैं कि जनाब हमारा ऐसे क्या लेना देना है, ये तो तमाम मुकदमे ऐसे हैं जो पिछली हुकूमत से चलते आ रहे हैं और नैब का इदारा जो है वो बिल्कुल आजाद काम कर रहा है। उसके बाद दूसरी जगह आप बैठ के बड़के भी लगाते हैं। अगर कोई डेवलपमेंट होती है किसी अदालती फैसले के हवाले से, किसी का अरेस्ट होता है या किसी
किसी को जुडिशियल बेल मिलती है या कोई भी डेवलपमेंट होती है इन तमाम सियासतदानों को लेकर, उसके 3 घंटे के बाद हुकूमत के किसी न किसी तर्जुमान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर दी जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब देखें, हमने तो कहा था ना कि एहतसाब होता रहेगा। जनाब अगर एहतसाब होने जा भी रहा है तो खुदा के लिए अपने आप को उससे दूर कीजिए, क्योंकि बार बार ऑपोजिशन यही कह रही है कि ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है और इंतकाम लेने वाले आप हैं। अच्छा मंसूर, इसी हवाले से अगर आपसे ये भी सवाल करूं कि जैसे नमल का, शौकत खानम अस्पताल का और अलीमा खान केस के हवाले से खुसूसन लोग इशारा दे रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अगर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है तो फिर इन केसेस को आप आगे बढ़ता हुआ कैसे देखते हैं, क्योंकि इनकी इसी की बेसिस को बार बार बना के ऑपोजिशन ये कहती है कि जी ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। क्या ये जो पर्सपेक्टिव है ये भी अवाम में एक तरह से स्ट्रेंथन होता जा रहा है अब? देखिए मेरे ख्याल में इस केस के कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स हैं। कुछ चीजों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरअसल में इस केस का कुछ थोड़ा सा स्लाइटली फायदा भी है और कुछ जगहों पे बड़ा नुकसान भी है। पहले मैं फायदे आपको बताता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा इस चीज का कि अलीमा खान साहिबा के पास कभी भी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, तो किसी किस्म की फाइनेंशियल करप्शन की जहां तक बात आती है कम से कम पाकिस्तानी खजाने के हवाले से उस किस्म का उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लग सकता। दूसरी बात ये कि ये भी एक अनहोनी बात है कि मुल्क के वजीर आजम की बहन के हवाले से इस किस्म की बात सामने आ रही है। आज तक हमने पहले कभी इस तरह देखा नहीं था कि कोई शख्स इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हो और उसके रिश्तेदारों के ऊपर, या और वो भी रिश्तेदार भी ऐसा जो कि बहुत करीबी समझे जाते हैं अलीमा खान साहिबा। कते कलामी की माफी चाहूंगी मंसूर, लेकिन ये तो इंप्रेशन गलत हुआ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदाई साहब पे जितने केसेस थे दे वर बेसिकली स्टार्टेड व्हेन ही वाज द हस्बैंड ऑफ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा तो कई दफा हुआ है और इस वक्त भी अगर हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो केसेस थे वो बार बार यही प्ली दे रहे हैं कि मेरे बेटे यहाँ पे नहीं रहते। तो करीबी रिश्तेदारों पर तो बहुत दफा इस तरह के मामला उठे हैं। लेकिन एक सवाल आपसे आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगी मिनी बजट के हवाले से, लेकिन ये बात मेरे ख्याल में जो आपने जिससे खुद कहा कि ये उनके हक में चाहती है कि अलीमा साहिबा ने कोई ऐसा हुकूमती ओहदा नहीं रखा, पहली दफा पाकिस्तान पीटीआई इक़्तिदार में आई है। मिनी बजट का मामले पे थोड़ा सा आपका कमेंट लेना चाहूंगी। मईशत के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने हैं, कुछ वो इंटरनेशनली इकोनॉमिक प्रेशर्स आ रहे हैं, FATF का भी मामला हुआ, मिनी बजट आ रहा है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए ये इस हुकूमत का ये दूसरा बजट है और अब जाहिर बात है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आगे चल के जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो ये तीसरा बजट भी वहां पे पेश करेंगे। इस दूसरे मिनी बजट के हवाले से दिसंबर तक कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर रहनुमा जब उनसे सवाल किया जाता था, और ये खबर आम थी, इस्लामाबाद के अंदर आम थी ये खबर कि जनाब जनवरी में एक मिनी बजट आने वाला है, तो ये बार बार इस बात को डिक्लाइन करते थे और डिनाई करते थे कि नहीं इस किस्म की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है भी, अगर कोई माशी बहरान आया भी हुआ है, तो खुदा के लिए उसके बारे में सच तो बोलना शुरू करें। आपकी अगर बात का आगाज ही झूठ से हो या छुपाने से हो, आप मसले का हल कभी नहीं निकाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर हमारे साथ होने का, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को खुलकर बयान करना ज़रूरी है, बट आई थिंक इसमें वही दो राय इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में आ जाती है कि आर यू लुकिंग एट द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। हुकूमत का अभी भी यही मौक़िफ़ है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं, स्पेशली इस मिनी बजट को देखते हैं कि क्या आता है। लेकिन हमारे साथ इस सुबह मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा चलते हैं, क्योंकि चलते चलते की बात हो रही है, तो चलना बड़ा ज़रूरी है और चलने का नाम ही ज़िंदगी है, बल्कि चलती का नाम गाड़ी भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर क्या किया जाए, इसी हवाले से हमारे आज के सेगमेंट यानी मिलो पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसने चलने में एक रिकॉर्ड कायम किया। हमारे साथ मौजूद है शादाब बलोचा। अस्सलाम वालेकुम शादाब, क्या हाल चाल है आपके? आप पहले तो मुझे बताएं, आप मेरे स्टूडियो भी पैदल आए हैं? नहीं, स्टूडियो में पैदल नहीं है। स्टूडियो पैदल नहीं है, क्या वजह है? मैंने आपको पहले बताते चले कि कराची प्रेस क्लब से इन्होंने अपनी इस वॉक का आगाज़ किया और ये आपके सामने माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इनकी अवार्ड्स हैं और ये दादू तक पैदल गए। पूरी दुनिया में इस बात का बड़ा रुझान है कि लोग वॉकिंग रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे कराची जैसे शहर में देखा जाए, बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को देखा जाए, ऐसा लगता नहीं है कि हमने इनको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाया है ना। यहाँ पे आप अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो ख़राब है ही, लेकिन साथ साथ अगर आप पैदल चलना चाहें तो हमारे लिए फुटपाथ्स नहीं होती, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स नहीं होती, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शादाब, आपसे जानना चाहेंगे किसी ख़ास मामले की तरफ आगाही देने के लिए या उसको हाईलाइट करने के लिए आपने ये तहिया किया, कैसे ख्याल आया आपको कि वॉकिंग रिकॉर्ड बनाया जाए? नहीं,
एक्चुअली तो ये तो एक मैसेज था जी। कि भाई जिस तरीके से मतलब मेडिकली इशू चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारी यूथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ़ रखा है, और एक्चुअली मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैराथन वॉक का जो कल्चर है वो बहुत कम है। मतलब इस तरीके से ये भी एक स्पोर्ट का हिस्सा है, बट इस पे लेबर ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है। बाहर अगर आप देखें तो लोग बाकायदा तैयारी करते बिल्कुल। हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ये हम एक बहाना बनाते हैं जब हम कहते हैं कि जी हमारा वेदर या हमारा मौसम इसको सपोर्ट नहीं करता। आप जब दादू तक गए तो एक तो पहले बताएं कौन से महीने में आपने ये सोचा कि ये ज़रा मौसम बेहतर हो तो की जाए? मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरा पहला वॉक था वो रिकॉर्ड बनाने के लिए जब मैं निकला हूँ तो वो सितंबर की 23 तारीख को मेरा था 2018। 22 सितंबर की रात को हीट स्ट्रोक का ऐलान हो गया और 23 की सुबह मुझे निकलना है। मैं प्रेस क्लब पे पहुंचा, सुबह के 9:30 हो रहे थे और काफ़ी गर्म हो रहा था। उन्होंने भी ये मुझसे क्वेश्चन किया मीडिया ने कि अभी आप किस तरीके से करेंगे। मैंने कहा बस इशू तो हो गया, एक चीज़ होनी थी, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसका कोई इशू नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा हमने अपनी फार्मूला जो हमने अपना एक बनाया था वो चेंज कर लेंगे, यानी एक जो अपना प्लान एक स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी बस उस हिसाब से। बट जब मैं जैसे वॉक पे अपना जाता गया, आगे बढ़ता गया, तो मीरपुर खास तक जब पहुंच रहा था मैं अपना राशिदाबाद से मीरपुर खास के बीच में, तो वहाँ पे टेम्परेचर 44 था। अच्छा, जब आप ये वॉक कर रहे थे तो आपके साथ कोई आपकी टीम गाड़ी पे साथ होती थी? क्या सिलसिला क्या था वो जरा बताइएगा। देखिए, पहली वॉक मैंने किया था ना, तो सेंध स्पोर्ट बोर्ड पे मैंने पहले एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने फर्स्ट तो मुझे मतलब कहा कि आप ठहर जाएं। फिर सेकंड टाइम जब मैंने किया कि भाई मैं ये वॉक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करें, कल आइएगा, बैठ के एक मीटिंग बनाए। फिर उसके तहत उन्होंने बोला किस तरीके से आप करेंगे, तो मैंने कहा भाई इस तरीके से ये कि अभी सारे मतलब मोबाइल वगैरह हैं, तो इससे हम अपनी एक 5-4 किलोमीटर की वॉक की अपनी। अच्छा, आपने कोई वो रिस्टबैंड पहना हुआ था कि आपके कदम आपको पता हो कि आप कितने कदम चले हैं? मेरे जो मोबाइल है ना उसके अंदर ये पूरा कहते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक आप कराची प्रेस क्लब से दादू तक कितने कदम होंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर डे मेरे जो कदम थे, मेरे अभी मोबाइल में है वो पर डे मेरे थे 50,000 से अबव। वाओ, पर डे मेरा। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ, क्योंकि मैं अभी आई जस्ट कम बैक फ्रॉम उम्रा। मैं जिस दिन पूरा उम्रा और इसके साथ साथ एक तवाफ भी अगर कर लूँ तो मेरी एवरेज तकरीबन बनती थी 25,000 कदम की, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी टांगों में। शादाब, मुझे ज़रा जल्दी से ये बताइएगा कि आपने कदम का यहाँ पे कहा, दादू तक माशाल्लाह आप गए, इसमें व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू सेट द रिकॉर्ड? इसमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होता है या वक्त के भाई मैं कम वक्त में मैंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? ये रिकॉर्ड कैसे बनता है? ये रिकॉर्ड ऐसे बनता है कि जो मिसाल के तौर पे सबका रिकॉर्ड है, अगर वो पहला रिकॉर्ड था 222 किलोमीटर 9 दिन में, ठीक है ना, तो मैंने यही सोचा कि ये 222 किलोमीटर को मैं कवर करूं कम दिन से कम में, और मतलब इसको थोड़ा सा और बढ़ा भी दूं, तो मैंने इसको 234 कर दिया। और मैंने इसको कर दिया 6 दिन के अंदर। तो 234 किलोमीटर और कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में 234 किलोमीटर, 234 लकी नंबर रहा इनके लिए, और सिर्फ 6 दिन में। शादाब, इसको आप मजीद ब्रेक करना चाहेंगे, आगे बिल्ड? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थर्ड मेरा जो वॉक है वो 555 मैंने रखा है, 555 किलोमीटर का, और वो जो रिकॉर्ड है वो 70 डेज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट लेके आए हैं। घर में जो बंदा शरारत करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको पसंद भी करते हैं और कभी कभार उससे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। छोटे बच्चे की शरारत आप फिर भी सह जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अक्सर लोगों को प्रैक्टिकल जोक्स करने का या प्रैंक्स करने का बड़ा शौक होता है। किसी की कोई काम की चीज़ छुपा दी, कोई बैठने लगा तो उसकी कुर्सी हटा दी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम बहुत सारे फिल्म्स में भी अदरवाइज भी देखते हुए बड़े हुए हैं। एक तरह से कल्चरल एक्सेप्टेंस भी है। जब बच्चा गिर जाता है या जो शख्स जिसकी आपने वो कुर्सी हटाई है, तो लोग कहकहा भी लगाते हैं, हंसते भी हैं। कभी ना कभी हमें अब ये फील होने लगा है कि वो जो एक प्रैंक की तैयारी होती थी, यानी किसी चीज़ को मजाक
के तौर पे लेना और वो जो एक दूसरी तरफ की लाइन है कि जी अब वो बदतमीज़ी में शुमार होती है, ये एक थोड़ा सा डगमगा गया है सारा मामला। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि कुछ मजाक, कुछ प्रैंक्स ऐसे बिल्कुल हैं जिनका नतीजा बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक निकल सकता है। कल आपने एक प्रोग्राम हमारा देखा होगा आज न्यूज़ पे, टारगेट, वेरी वेरी पॉपुलर शो जिसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को उजागर किया जाता है। उन्होंने एक बड़ा एक्सक्लूसिव शो किया ये बताते हुए कि प्रैंक को प्लान किया गया। एक शख्स था वो भूत के कॉस्ट्यूम में किसी को डरा रहा था, लेकिन जिसको डरा रहा था वो वेपन के साथ मौजूद थे और गुस्से में आकर या उस वक्त डर के मारे या अपनी जो एक एम्बैरसमेंट को छुपाने के गर्ज से उन्होंने वो वेपन निकाला, फायर किया, जो एक मेरे ख्याल में एक मासूम मजाक हो सकता था, उसके बहुत ही भयानक असरात निकले क्योंकि एक शख्स अपनी जान से गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र भी करना चाहेंगे। व्हाट इज़ हैपनिंग टू आवर सोसाइटी, क्या वजह है, क्या हमारी सोसाइटी में सेंस ऑफ ह्यूमर ख़त्म हो गया है या हम जिन चीज़ों को सेंस ऑफ ह्यूमर की मद में ला रहे हैं वो असल में बहुत ख़तरनाक और बदतमीज़ चीज़ें हैं। ये हमारा आज का सब्जेक्ट है और मेरे पास जो पैनल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकल जोक्स या एक जो बड़ा मशहूर ज़माना प्रोग्राम हुआ करता था कैंडिड कैमरा, उस तरह की कोई चीज़ हमारे लिए कल्चरली रेलेवेंट पाकिस्तान में कौन लेके आया, तो वो हमारे आज के गेस्ट थे। इनके क्रेडिट पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जाते हैं जो आज भी अगर हम उसका रीरन देखते हैं या यूट्यूब पे उसको देखते हैं तो हमारे लबों पे मुस्कुराहट आती है। बड़े मज़ेदार, बड़े अनोखे किस्म के प्रैंक्स हुआ करते थे और बहुत ही मासूम प्रैंक्स भी थे, यानी उससे खुदा ना खासा कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो ही इज़ द राइट पर्सन टू आस्क कि जब प्रैंक डिज़ाइन किया जाए तो कौन सी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कैसा, जिसको देखकर फिर हम ये देखते हैं कि MTV इंडिया ने, अक्सर कहा जाता है ना कि जी हम बॉर्डर पार से चीज़ों को इंस्पायर हो जाते हैं उनसे, लेकिन कैसा एक ऐसा सीरीज़ था जिसको देख के MTV ने अपना प्रोग्राम MTV बकरा शुरू किया। देन अनदर प्रोग्राम जो उनकी वजह शोहरत बना वो था जी छुप छुपा के, जिसमें कैमरा हिडन होता था, कोई प्रैंक होता था और फिर लोगों के रिएक्शंस उसमें गेज किए जाते थे। इसको भी इंडिया ने कॉपी किया एज छुपा रुस्तम। तो हमारे पास मौजूद हैं द वन एंड ओनली हनीफ राजा। अस्सलाम वालेकुम हनीफ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मैं आपके जैसे ही आप आए ना उसके बाद मैंने अपना सोफा जरा गौर से चेक किया, मैंने कहा बैठने से पहले कोई प्रैंक ना हो जाए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह यहाँ पे मैं जिक्र कर रही थी, somebody who's worked on this story, इसके बहुत सारे जो मुख्तलिफ पहलू हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसी फैमिली को या अब जो हमारे यूट्यूब प्रैंकर्स हैं उनसे रब्ता करना, टू गेट देम टू ओपन अप एंड टॉक अबाउट इट। एक बहुत ही वेल रिसर्च शो, टारगेट आपकी पसंदीदा है ही। हमारे साथ मौजूद है शेरी। अस्सलाम वालेकुम शेरी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट सो अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने आपको 2-3 और अपने मौज़ूआत पे भी इंगेज किया, लेकिन उस वक्त हमारा राब्ता बराह रास्त नहीं था, यानी हमारे स्टूडियो में नहीं था। सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक की शुरुआत आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी से ही करना चाहूँ तो शेरी, क्या मामला था? बच्चे एक प्रैंक प्लान किए हुए थे, हाउ डिड इट गो सो रॉन्ग कि एक बंदे को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा? अच्छा सिद्रा, ये वाकया ये था कि ये बच्चे जो हैं इनकी एज 18 और 19 साल थी। ये 3 दोस्त थे, इन्होंने एक अपना YouTube चैनल बनाया लाहौरी वाइन्स के नाम से। और इन्होंने ये देखा कि किन प्रैंक्स के लाइक्स ज्यादा हैं, क्योंकि लाइक्स और स्पॉन्सर्स का चक्कर होता है सारा। तो इन्होंने ये देखा कि जो जिन भूत के प्रैंक्स हैं या इस तरह के प्रैंक जिसमें हम किसी को गन लेके डरा रहे हैं, इनके लाइक्स ज्यादा हैं। तो इन्होंने इसी तरह के प्रैंक्स पर काम शुरू किया। उस रात 9, साढ़े 9, 10 बजे ये एक अपने घर के पास एक इनकी जगह थी, वहां सन्नाटा था, वहां ये भूत बन के खड़े थे और सामने वाला घर, वहां पर शादी हो रही थी। तो वहां से कोई फैमिली आई है और इन्होंने आने के बाद उनको डराया। डराने के बाद वो डर गए और उन्होंने कॉल की तो उनके घर में कोई भाई थे या कौन थे। तो फिर बाइकों पे कुछ लोग आए जिनसे हमारा इंटरव्यू नहीं हो पाया क्योंकि वो बेल पे थे, लेकिन उनका ये कहना है, उनको पुलिस को ये कहना था कि उनको लगा कि ये डाकू हैं। तो उन्होंने उन पर फायर किए, स्ट्रेट फायर किए। जब ये बच्चे गाड़ी लेके भागे तो पीछे जो बच्चा बैठा था जिसकी उम्र 19 साल थी, उसको गोली लगी और गोली लगने की वजह से जो है उसकी डेथ हो गई। और जो उसके दोस्त थे वो भी फिर इस केस में आ गए, जो बच्चे साथ थे लाहौरी वाइन्स के नाम से, उन पर भी FIR लॉन्च हुई। तो बड़ा एक मामला जो है वो इस चक्कर में खराब हो गया। यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहेंगे कि टेलीफोन लाइंस हमारी खुली हैं। आपके घर में ज़रूर ऐसे लोग होते होंगे, और ख़ास तौर पे क्योंकि यूट्यूबिंग या अपना चैनल बनाना, प्रैंक्स करना या मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट, मेरे ख्याल में अंडरलाइंग इशू यहाँ पे ये भी है कि आप यंगस्टर्स को गाइड करें, उन पर नज़र रखें कि वो क्या चीज़ प्लान करें। अक्सर पेरेंट्स बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। हनीफ, आप क्या कहेंगे कि ये जो अब मामला हुआ, देखिए ख़दशा इतना गलत भी नहीं था, हमारे यहाँ हालात इस तरह चल रहे हैं
शादी वाला घर होगा, खवातीन ने ज्वेलरी पहनी हुई है या नकदी उनके पास है, तो लोग अस्यूम करते हैं कि भाई किसी ने भूत बनकर डराया, आप थोड़ी देर रुकेंगे और पीछे से कहीं कोई वारदात करने वाले साथ ना आ जाएं, तो खदशा उनका भी गलत नहीं है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं क्या हुआ? देखिए, वैसे तो अगर इस पे बात की जाए तो ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको समअप करूंगा। जब हमने कैसा शुरू किया हमने 1997 में, तो उस वक्त पाकिस्तान में कैंडिड कैमरे का कोई तस्वुर ही नहीं था। कैंडिड कैमरा होता था अमेरिकन, अरेबिक, हम देखते थे बस उसकी, वो भी ऐसे होते थे, म्यूट होते थे। तो उसमें से एक आइडिया मैंने जनरेट किया कि इस तरह हो कि बातों के साथ हो और सेलिब्रिटीज के साथ हो। अच्छा, क्योंकि उसमें एक चीज जो काम आई, एक तो आपका बुनियादी सेंस होता है, जो आपके पास एक शऊर होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्योंकि टीवी पे भी काम किया था, तो सेल्फ सेंसर का एक सेंस मौजूद था कि इस तरह करना है, ये हमारी हुदूद है, इन लिमिट से आगे नहीं बढ़ना। हमने टेस्ट रिकॉर्डिंग की, तो जो हमारे ऑफिस के लड़के थे उन्होंने डिफेंस में तौहीद कमर्शियल में नीचे वो जो वो होते हैं कबाड़िए जो होते हैं, ठेले पे घूम रहे होते हैं, एक बंदा था बड़ी बड़ी मूंछों वाला हमारा जो था ना, तो वो उसको डरा रहा है, यूं कर रहा है, और वो बेचारा डर रहा है और वो एक भाग गया। शाम को मैंने देखी वो, मैंने क्या किया, दिखाओ जरा क्या रिएक्शन आया। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये तो हैरेसमेंट है, ये तो आप उसको खौफजदा कर रहे हैं, इसमें कॉमेडी का है। सही। तो बुनियादी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए इस तरह का शो करने में कि हैरेसमेंट और ह्यूमर का फर्क क्या होता है। बिल्कुल। जब अगर आपको ह्यूमर का और हैरेसमेंट का फर्क नहीं पता तो भाई आप मत कीजिए, या किसी बड़े से पूछ लीजिए कि आपने करना क्या है। जब हमने ये करना शुरू किया, ये देखा। नहीं, आप समझते हैं कि ये माशरे का फर्क भी हो सकता है, क्योंकि बात इनकी बिल्कुल सही है, ये तो बड़ा कॉमन प्रैंक है, चाहे हम अपने फ्रेंड्स में भी देखते हैं बाद में कि जी भूत बन के या कोई ड्राउना बन के किया 2 मिनट के लिए आपका, और आप फिर पीछे हट गए। देखें, आज क्या हम इतने टेंस्ड हो चुके हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका वैलिड क्वेश्चन है। उस वक्त भी, मैं 1997 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी सबसे पहला सवाल मेरा ये था, पूरी टीम से और रिसर्चर से हमने रिसर्च किया प्रॉपर कि इसको क्या होना चाहिए, इसके रिएक्शंस क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। मैंने कहा यार क्या इतना टॉलरेंस लेवल है, इतना बर्दाश्त का मादा है इस माशरे में कि वो इस तरह का मजाक बर्दाश्त करें। कई दफा ऐसा हुआ कि हमारे कैरेक्टर्स के 2-3 थप्पड़ भी पड़े। अच्छा, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त इसलिए थे कि वो प्रैंक ऐसा नहीं था कि किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, कोई ब्लड प्रेशर उसका या बिल्कुल जिच हो जाए, कोई बात के भाई हो जाए, ऐसे नहीं होता था। उसमें एक मजाक का एक पहलू होता था, मतलब आदमी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता था कि ये हो क्या रहा है। हैरान होने में और परेशान होने में फर्क है ना। आप नहीं समझते कि शरी, आप तो यू सी सो मेनी थिंग्स। अब हमारा मीडिया भी इतना खुल चुका है, हम हर सब्जेक्ट पे बड़ी ओपनली बात, बड़ी फ्रैंक बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ को जैसे उन्होंने कहा कि हैरान कर देना, हैरान होने के लिए भी अब हमें शॉक वैल्यू तक जाना चाहता है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से तो अब हम हैरान भी नहीं होते। मैं थोड़ी सी बात को पीछे लेके जाऊंगा। जैसे हनी भाई का जब दौर था, जब 97 में हनी भाई किया करते थे, उस वक्त लोगों के लिए टीवी पे आना भी एक बहुत बड़ी चीज था। और लोगों को अगर आप यही कहते हैं कि आप कैमरे में आ रहे हैं तो ना वो काम डाउन हो जाते थे कि अच्छा चलो कैमरा है। अब वो दौर नहीं रहा है, इतना मीडिया, सोशल मीडिया, नोबडी कैन इंटरेस्टेड कि यार हमें टीवी पे लाने के लिए आप एक तमाशा बना रहे हैं। भाई अब तो वो फोन पकड़ते हैं या कैमरा पकड़ के उसी वक्त तोड़ देते हैं कि आप हाउ डेयर यू मेक दिस, कैसे किया आप। और फिर उस वक्त में वायरल होने का सीन नहीं था। अब अगर सपोज मेरी कोई वीडियो बन जाए जिसमें मेरा मजाक बना है, तो अगर एक दफा चले ठीक है, लेकिन अगर वो वायरल होती रहे तो मेरे अंदर से वैसे भी अदम बर्दाश्त खत्म हो गई, और अब जो है वो ज्यादा अदम बर्दाश्त खत्म हो गई है लोगों में पहले के मुनासिबत। इस वक्त में जो आप वाली बात के हमें कोई शौक देना है, अब उस शौक देने के चक्कर में ही हम रियल पे काम करने लगे। देखिए प्रैंक्स हो सकते हैं, आप प्लांटेड कर लें, हंसाना मकसद है ना, हंसाना मकसद है, मैसेज पहुंचाना मकसद है, तो उसमें आप प्लांटेड कर लें, लेकिन नहीं, उन्हें रियल करना है, क्योंकि जो रियल एक्सप्रेशन है और प्लांटेड एक्सप्रेशन है उसमें बहुत फर्क है। अब मैंने एक प्रैंक देखा कि वो हाथ में गन लिया हुआ है, वो इंडियन प्रैंक है, और अगर पाकिस्तान में हो जाएगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट बड़े खतरनाक आएंगे कि बाजार में लड़का खड़ा, उसने गोली मारी, बंदा गिर गया और सब भाग रहे हैं, और वो एक प्रैंक था।
मतलब अगर हमारे यहाँ कोई इस प्रैंक को कॉपी करेगा, अगर देखा जाए तो ये रेसलिंग भी तो सारी प्रैंक होती सारी है, prank जो सारा ये जिस तरह एक दूसरे को मारते हैं, जैसे सारी प्लांटेड होती है। ह्यूमन बीइंग तो नहीं इसको बर्दाश्त कर सकता। जी इसको आप अपने घर में ट्राई ना करें, उनको वहां पर भी इसके साइड इफेक्ट्स आए थे। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, अगर यहाँ पे वो थ्रेशोल्ड यही है कि एम्बैरेसमेंट, अगर आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया तब तो जी मेरी अना पे बात आ जाएगी, मैं लड़ूंगा भी, तो फिर ये गेम शोज में हमारे यहाँ क्या हो रहा है जिसमें आप आम खाने को भी तैयार हैं, मुंह पे केक लगाने को भी तैयार हैं, मुंह पे स्याही लगाने को भी तैयार हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा, हम क्या, मेरे जितने प्रैंक्स आप देख लें, यूट्यूब पर भी हैं, मार्केट में उसकी सीडीज भी हैं, ये लड़के जितना आजकल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वही मक्खी पे मक्खी मार के वो कर रहे हैं, और वो बेचारे तुक्के में हिट हो गए, वो उनके प्रैंक चल गए। लेकिन अब आगे क्या करेंगे? हम जैसे करते थे, अब वो मजाक था, किसी की दुकान खुली है, हमारा कैरेक्टर गया, उसने तकिया रखा और वहां जाके सो गया। वो कह रहा उठो भाई, कह रहा नहीं यार मैं धूप में, तो धूप नहीं मैं विटामिन डी ले रहा हूँ और मुझे यही लेना है। अब वो बोल रहा है यार तुम जाओ यार, वो जाहिर है अब उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा या ऐसा परेशान हो जाएगा। 4-5 मिनट उससे जरा मजे की बातें हमने ली, उसके बाद हमने उसको डिस्क्लोज कर दिया जी हम मजाक कर रहे थे। अब वो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे वो कोई साफ करते हैं, वो उन्होंने एक चीज उसी तरह की छाप दी है, अब वो लोगों को भी पता है कि ये छाप रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि एक प्रैंक सुने जी, हमने क्या किया, फ्रूट की दुकान पे अपना कैरेक्टर बिठाया और अपनी एक गाड़ी खड़ी की वहाँ जिसके शीशे उतरे हुए। अब वह फ्रूट वालों के वहां आती है ना गाड़ियां और वो फ्रूट लेती हैं, तो हमारा एक कैरेक्टर तो भावताव कर रहा है और दूसरे कैरेक्टर को उसने दिया सांप की गाड़ी में रखा हो। सांप की गाड़ी के बजाय उसने बराबर वाली गाड़ी में रख दिया, जो कि हमारी ही है। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी चली गई, पैसे वैसे लेके वो सांप जब मुड़े, उन्होंने गाड़ी में दाखिल होकर कहा भाई फ्रूट कहाँ है? तो उसने जो रख रहा था कहा सर वो सफेद वाली गाड़ी में रख दी ना। वो कह रहा नहीं यार मेरी तो ये वाली है, ब्राउन वाली यार। ये थोड़ी देर हुआ, वो थोड़ा सा कि यार ये हुआ क्या। अब इसमें कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है ना, तो आप कोई मजाक क्रिएट कर रहे हैं, सिचुएशनल प्रैंक करें आप। अच्छा, ये जो सिचुएशनल प्रैंक वाली बात है इसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि अमली मजाक, खास तौर पे जो इस वक्त आपके सामने टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, आप ज़रूर हमें ये बताइए कि मजाक किस हद तक बर्दाश्त के काबिल होता है, आपके ख्याल में मजाक क्या है? लोग घरों में भी करते हैं और अक्सर हमने देखा है कि उसके बड़े ख़तरनाक नताइज होते हैं। मिसाल के तौर पे जी पीछे से आके अचानक किसी को डराना बड़ा एक कॉमन मजाक समझा जाता है, लेकिन हमने अक्सर एक डिज़ास्टर स्टोरीज़ में ये भी देखा है कि कोई खातून खाना अगर किचन में काम कर रही है, कुछ तेल में कुछ फ्राई करने वाली है, पीछे से आके किसी ने डराया और अचानक से तेल पूरा छलक जाए, आप जल जाएं, तो यानी वो सिचुएशंस को कैसे गेज किया जाए, इसमें कहाँ आपकी समझदारी होनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या ख्यालात है, हमें ज़रूर कॉल करके बताइए। शायद नाउ माई क्वेश्चन अगेन द एम्बैरेसमेंट, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या बहैसियत एक कौम के हम बहुत ज़्यादा हम हंसना भूल गए, हमें मजाक वैसे भी बुरा लगता है, हमें ऐसा लगता है किसी ने अगर हमें एम्बैरस किया, यानी हम मजाक को 3-4 लोग अगर हम पे हंसे या मुस्कुराए तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझ पे मजाक हो रहा है, एंड वी डोंट लाइक इट। चेहरा लाल हो जाता है, ऑल फॉल बकने लगते हैं, गुस्से में उठ के लोग चले जाते हैं। ये आप माशरे में ट्रेंड्स देख रहे हैं? देखिए जैसे जैसे यहाँ अब वो बात है ना कि गुर्बत भी बढ़ रही है, परेशानियां भी बढ़ रही हैं, और जो मजाक होता है उसकी टाइमिंग क्या है, और ये तो हम में से किसी को नहीं पता होता कि इस वक्त अगर सिद्रा का मूड नहीं और मैंने मजाक कर लिया तो मुझे रिएक्शन देना पड़ेगा। सही। अब वही वाली बात है कि हमारे यहाँ लोगों में बर्दाश्त इस वक्त से भी कम हो गया। आपको पता है किसी की नौकरियां खत्म हो रही हैं, किसी के घर कुछ है नहीं, कोई बेचारा अस्पताल जा रहा है, और उस वक्त आप ये बैठे हुए कि मैं इसके कान पे आके जोर से बाजा बजा दूं और वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसका रिएक्शन आएगा। और अब लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो लड़ने के लिए तैयार है। पहले के दौर और अब के दौर में बहुत फर्क आ गया, ये मानना पड़ेगा। तो बस ये है कि टाइमिंग्स हमें पता नहीं है कि मजाक की कौन सी राइट टाइमिंग है। तो वही आप वाली बात कि बहू करके डराना बहुत कॉमन है, लेकिन अगर उसको कढ़ाई में कुछ तल रही हैं तो उन पे तेल आ सकता है। तो या तो जो प्रैंक्स बना रहे हैं उन्हें इतना अपना जो है वो विजन ब्रॉड करना पड़ेगा कि भाई इस वक्त किसके साथ मजाक करना है, किसके साथ नहीं करना। हनीफ भाई का टाइम था एक्सट्रीम प्रोफेशनल। हम कह लें अगर हमने थोड़ा काम किया मीडिया पे तो प्रोफेशनल कह सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कहीं से प्रोफेशनल नहीं है। एथिक्स हमारी एक एथिक्स खत्म हो गई, चेंज भी हो रही है और नई एथिक्स का कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया नहीं जा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के हवाले से? कहना चाहूंगा कि आज के टॉपिक पे जो मजाक की बात की है
कभी कभार हमें उन्हें शाम डाल जी कराची से, तो कभी कभार हम किसी से मजाक करते तो वो मजाक इतना भारी पड़ जाता है कि वो हम सोचते ही रह जाते हैं कि ये मजाक मैंने किया तो क्यों किया। सही। और फिर बाद में हम उस पर अफसोस करते हैं कि यार ये क्या हो गया। सही। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि कभी भी कोई भी काम करें तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी बात कर दें, और जो है ये मजाक की तो बात कर ही नहीं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिल्कुल आपने सही कहा कि मजाक करने से पहले मौका महल देखना बहुत ज़रूरी होता है और रिश्तों का भी पास रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि कई दफ़ा नए रिश्ते जब आप बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी शादी हो के आप एक नए ख़ानदान नए घर में गए, तो जो चीज़ें शायद आपके घर में एक्सेप्टेबल थी आगे हो सकता है उसको उतनी ज़्यादा पजीराई ना मिले, वहाँ पर किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं मजाक की। मजाक में कभी मामलात बहुत आगे निकल जाते हैं, दे कैन रियली कॉज यू अ लॉट ऑफ रिग्रेट। यहाँ तो खैर हम एक्सट्रीम प्रैंक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जान से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि रिश्तों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। टाइमिंग और दूसरे का स्टेट ऑफ माइंड तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप खुदा ना खासा किसी घर में अगर कोई गम का माहौल है, वहाँ पर आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो नॉर्मल सा भी मजाक हो या हंसी मजाक की बात, कि कहीं किसी की दिल आज़ारी ना हो। यही चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ती है जब नए रिश्ते भी होते हैं। हम अपने बचपन की तरफ अगर देखें तो बहुत सारे लफ्ज़ हमें मायूब लगते थे, हमारी कानों को खुद चुभते थे कि हम अपने पेरेंट्स के सामने मिसाल के तौर पे यार नहीं बोल सकते। कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे तो यार ये ले आओ वो आप बात कर सकते थे। अब वो हमारे जो सेंसर्स हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, वो डाइल्यूट हो रही हैं। क्या ये भी वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दैट स्पेस जिसमें आप ह्यूमर कर सके वो कम होता जा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे, मजाक आपके लिए क्या है? मजाक तो एक मजाक है ना। मजाक तो एक मजाक है। किसी के साथ को नुकसान हो जाए, किसी की जान चली जाए, किसी के साथ कुछ मसला बन जाए, इसको तो फिर मजाक नहीं कह सकते। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नीम भाई से बात करना चाहूंगा। जी बताइए, कहिए। अभी जो उन्होंने अभी बात की है कि हम जो काम करते थे आजकल वो जो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। हाँ जी। तो ये वाकई ये तो मक्खी पे मक्खी भी नहीं मार रहे। यकीन करें कि आजकल इतना अभी जो कुछ चैनल चल रहे हैं उस पे कुछ ड्रामे चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, वो मजाक के मौजू पे कितना बुरा वो रिश्तों का पमाली हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप यकीन करें कि मैं देखता हूँ, मुझे शर्म आती है कि ये माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, माँ के साथ ये किस तरह बोलते हैं, किस तरह के लफ्ज यूज करते हैं कि इतनी शर्म आती है कि मैं चैनल बंद कर देता हूँ। वेरी राइट, सही कह रहे हैं आप। तो आप यकीन करें, आप इनको समझाएं, कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में, कुछ ना कुछ तो सोचें कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका कुछ ख्याल करें। लोगों को ये तरबियत लोगों की कर रहे हैं या लोगों का मजाक बना दिया रिश्ते को, माँ को बाप। बहुत शुक्रिया। आपकी तकलीफ, आपकी कंप्लेन हमने भी रजिस्टर की, लोगों ने भी सुनी होगी, आगे भी जाएगी। सिद्रा, सॉरी आपकी नहीं प्लीज। वही बात कर रहे हैं हमारे भाई के जो हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसको आप ये ना, अच्छा हो क्या रहा है, हम जब कोई खराबी या कोई गलती कर लेते हैं ना तो उसके बाद हम उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कि हम इसको जस्टिफाई कैसा करें। अब क्या हो रहा है कि जब खराब काम हो जाता है ना तो हम उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, हम उसको दो जनरेशन में डिवाइड कर देते हैं। कहते हैं यार वो जो पहले वाली थी उसमें जरा ऐसा होता था, आजकल का तो दौर, आजकल का दौर से क्या मतलब होता है। लेकिन आपको याद है आजकल का दौर हमेशा, जैसे हम 50-50 के स्किट्स देखते हैं, वो एवरग्रीन है, आज भी आपको उन पे हंसी आती है। स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, उसमें आपने देखा कि आपने तो अबू बताते हैं, हम देखते भी हैं उसके अंदर कि जी कभी अगर आपने पुलिस के ऊपर जोक बना दिया तो उस पर नोटिस आ जाता था कि भाई आप ना करें। आपने अगर क्रिकेटर्स का मजाक उड़ा दिया, कहते थे भाई इन तमाम कदगन के बावजूद अच्छा ह्यूमर, क्रिएटिविटी से आप रास्ता निकालते थे। आज जब आपके पास तमाम आज़ादी मौजूद है फिर भी इतना भद्दा मजाक हो रहा है। इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि एक तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं।
कि नहीं यार वो जो था वो पहले हुआ था ना, नहीं ये तो आजकल की यंगस्टर्स को आप भाई कहाँ समंदर की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, खतरों में क्यों, आग की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, उनको समझाएं, अपने तजर्बे से उनको फायदा पहुंचाएं। आज क्या हो रहा है, यूट्यूब चैनल्स जो हैं पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि इस पे कोई कभी कोड ऑफ कंडक्ट हो सकेगा, इसके लिए कोई ज़ाब्ता इखलाक बन सकेगा या नहीं बन सकेगा, लेकिन हमें अपने तौर पे खुद करना चाहिए। अब होता क्या है, ये जो वाक़या जो अभी जिसका जिक्र किया था शहरी ने कि वो मजाक हुआ और उस लड़के की जान चली गई, वो ये करने लगे यंग लड़के कि यार यूट्यूब चैनल पे जो चीज़ ज़्यादा चल रही है ना तो उसके लाइक्स ज्यादा आएंगे फला चीज के और उससे हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, हम टीवी पे तो ये लालच मरवा रही है इनको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और टीवी पे तो आप फिर भी आपने शरीर जैसे देखा होगा कि लोगों ने कहा कि आपको मिसाल के तौर पे कहना पड़ता है कि ये 18 साल से बड़ी उम्र के लोग देखें, ये रात 10 बजे इसकी एयरिंग होगी क्योंकि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है। यूट्यूब पे तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, आपने जैसी ज़बान इस्तेमाल करनी है, जो विजुअल बनाना है, यानी हम कई चीज़ें जो हम शायद रिपीट भी नहीं कर सकते मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे। मिसाल के तौर पे एड्स रिव्यू किए जाते हैं, उसका बड़ा फनी सा एक रिव्यू करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन जो इस्तिलाहात उसमें इस्तेमाल होती हैं वो शायद आप किसी अपने बड़े या बुजुर्ग के साथ बैठ के या फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। अच्छा सिद्रा, वही बात है कि जैसे अगर आप मीडिया हैं या आप इस वक्त शो कर रही हैं तो आपका अगर आपको गलत वर्ड बोलेंगी तो आपको पकड़ा जा सकता है। हम पर एक चेक एंड बैलेंस है, कैमरा है और भी हमें 10 लोगों को जवाब देना होता है। अब यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर वही आप वाली बात के बेलगाम घोड़े हो गए। अब पहले अगर दौर था कि पहले चीजें बड़ी अच्छी होती थी तो कंटेंट कम चाहिए होता था, इतना नहीं चाहिए होता। अब इतना कंटेंट कहाँ से दें, तो वो उसके चक्कर में भद्दे मजाक भी होते हैं और जितने गंदी जबान बोल रही है उनको पता है जी हमें पकड़ने वाला कोई नहीं। और इसमें माँ बाप का भी एक बड़ा रोल है कि वो देख रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा किस तरह की जबान बोल रहा है, बट वो खुश हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा सेलिब्रिटी बन रहा है, लोग उसको पहचान रहे हैं और लोग पहचानते नहीं। क्योंकि रिसर्च की शहरी जो ये मामलात हुए या आप प्रैंकस्टर्स से या यूट्यूबर्स से मिले भी होंगे, क्या वाकई माँ बाप इंटरेस्टेड नहीं है, नावाकिफ हैं, या वो कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर से उनको बढ़ावा दे रहे हैं? अच्छा, जो इस वाले बच्चा था जिसका इंतकाल हुआ है, जब इसके पेरेंट्स से बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि आपको नहीं पता है खतरनाक है? उन्होंने कहा जी हमें पता था खतरनाक है और हम उसको मना भी करते थे। बात यह है कि वही हनीफ भाई वाली बात कि जी पैसों के चक्कर में, अच्छा यूट्यूब से हर कोई कमा भी नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई हर किसी को, ये भी धोखा है नजर का। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि जी जो यूट्यूब पे आएगा, एक तो उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी या उसके मोहल्ले में वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है, और दूसरा ये कि उसके जहन में ये है कि मैं आऊंगा और मुझे डॉलर्स में पेमेंट होने लगेगी और पता नहीं कितने मिलियन। अच्छा कंटेंट भी है, अगर हम बाहर देखें तो बाहर के बच्चे जो हैं वो बड़ा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, किसी पढ़ी लिखी बात में पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ नागन डांस बनने से बाहर नहीं आ रहे। मतलब कॉन्सेप्ट देखें ना कि हम इस चीज में खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा नागन डांस कर रहा है। आप ब्रूट देख लें, पॉडकास्ट देख लें, लोग अगर कोई फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई थ्योरी है, सियासत पे आपका तज्जिया है, फेक न्यूज़ नहीं वाकई तज्जिया है, अगर आप चीज़ों को जोड़ के देख के समझना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जी डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें CNN के एक रिप्रेजेंटेटिव को फारिग किया गया, पहले उसको मना किया गया, फिर उसको उसकी नौकरी से या उसका बैज ले लिया गया कि अब वो व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो लोगों का उस पर रिएक्शन आया, बड़ा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ एक माशरा ऐसा जिन चीजों को समझता हुआ अपना तज्जिया दे रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारी यूथ क्या कर रही है, आप उसके खिलाफ होते जा रहे हैं ना। इस वजह से जो समझदार लोग हैं वो तो कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी इंकरेज नहीं करेंगे। तो आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है ये यूट्यूब, लेकिन आप इसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं। एक बात का फर्क नहीं पता, शोहरत और मकबूलियत का फर्क लोगों को नहीं पता। जो अभी शहरी बात कर रहे हैं ना कि यूट्यूब पे नागन डांस डाल दिया अपना कि भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छा नागन डांस करता है, अब्बा बीन भी ले आए कि कल बजाऊंगा तो बेटा नाच रहा होगा इस पे। तो एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुन लेते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से? मजाक के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। जी बिल्कुल कहिए। बात यह है कि अक्सर ये होता है कि हम लोग मजाक ऐसा करते हैं कि जिससे दूसरे की दिलचस्पी होती है और उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मजाक है उसका तासुर बहुत ज्यादा बुरा आ जाता है। सही। लेकिन अगर वही मजाक अगर ऐसा हो जो दूसरों के लिए बर्दाश्त का बाइस हो, मतलब है कि लोग उसे एंजॉय करें। मेरा कहने का मजाक नाम है एंजॉयमेंट का। सही। अगर मजाक ऐसी या प्रैंक ऐसी की जाए दूसरा आदमी भी उसको एंजॉय करे तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप क्या कहेंगे अगर मैं इसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे ले आऊं, अभी हम टेलीविजन की बात नहीं करते, यूट्यूब की बात नहीं करते, अगर किसी इंसान का कद छोटा है या उसकी रंगत थोड़ी डल है,
आप अक्सर देखेंगे कि ग्रुप में उसको मजाक का निशा, उसी पे जुमलेबाजी हो रही होती है, उसी को कुछ ना कुछ कहा जा रहा होता है। अब आगे पीछे जितने लोग हैं वो तो बड़े महजूज हो रहे हैं, कहे भी लगा रहे हैं, वो हो सकता है वो भी सबके बीच में अपने आप की जो एम्बैरेसमेंट है छुपाने के लिए साथ हंस पड़े। लेकिन क्या ऐसा मजाक करना भी सही है, गलत है? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर मेरे हिसाब से मजाक वही है कि जब आप जिसके साथ मजाक कर रहे हैं अगर वो भी इंजॉय कर रहे हैं और सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं तो मजेदार है। सही। लेकिन अगर एक आदमी, असल में ये जो हमारे यहाँ ये जो एक्सट्रीमिज्म आ रहा है ना, इसी वजह से आ रहा है कि लोग मजाक तो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और ये बात करने का। ये हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जरूर जानना चाहेंगे कि जी ये फर्क कहाँ है, मजाक, बदतमीजी, छेड़छाड़ जो कि मासूम है जिससे सब महजूज हो रहे हैं, या फिर ऐसे छेड़छाड़ या ऐसी टीजिंग जिससे किसी की दिल आजारी हो रही हो। ये हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ा ही बारीक सा फ़र्क होता है, लेकिन बहरहाल फ़र्क होता है मजाक में और बदतमीज़ी में। छेड़छाड़ करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी छेड़छाड़ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम अपने इर्द गिर्द तमाम कंटेंट ऑफ ह्यूमर देखते हैं, उसमें हम किसी न किसी ऐसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं जो किसी के इख्तियार में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। अगर आपका कद छोटा है, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। आप गरीब हैं, आपकी छोटी गाड़ी है तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। यानी वो तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करने लग जाती हैं। थोड़ा सा हम यानी बड़े कैनवस से दोबारा अगर छोटा हम अपने माइन्यूट डिटेल्स में आए, क्या कहते हैं आप हनीफ साहब, शहरी, हमारे इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है और उस वक्त हम इसको एंजॉय भी करते बगैर सोचे हुए कि दूसरे के दिल पे क्या असर हो रहा है। ये एक देखिए हमारे माशरे का ये एक अलमिया है। अच्छा, होता क्या है, टीवी स्क्रीन जो है, चाहे PTV से लेके आज तक, ठीक है ना, उस वक्त भी बड़ा उस वक्त के इम्पैक्ट की तो बात छोड़ ही दें PTV की। अब इतने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब भी है, फला भी है, फला भी है, लेकिन बहरहाल एक हैसियत है स्क्रीन की। आप स्क्रीन पे जो करते हैं ना, उससे लोग बहुत सीखते हैं, उसका असर होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। तो आप सबसे पहले, हम जो आज बात कर रहे हैं ज़्यादा, हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, ज़ाब्ता इखलाक की, कि भाई कोई ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। आप टेलीविज़न पे ऐसे प्रोग्राम ना करें जिसमें आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आप किसी पे फप्ती कस रहे हो, मतलब उसका रंग अगर डल है, इतना गोरा नहीं है, उस पर मजाक उड़ा रहे हैं, कद छोटा जो अभी आपने जिक्र किया, या उसमें कोई और बेचारे में ऐसी कोई कमी है, तो अगर आप ये अपने ड्रामों में, अपने सिटकॉम्स में, अपने मजाक में दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर वो राइज हो जाएगा। अच्छा, एक ज़माना था शहरी, आपको याद होगा कि बीच में कई लोगों को यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े मुस्तनद नाम इसमें, उनको आके बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि उनका ह्यूमर अब आज के टाइम्स में फिट इन नहीं करता, लोग उससे ऑफेंड होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ज़ुबान बोलने वाला है, किसी का लहजा अगर सिंधी है, पश्तो है, हम पहले इसको मान लेते थे कि चलो जी ह्यूमर में चलता है। अब लोग सेंसिटिव हो गए हैं, अब उनके दिल पे जाके लगता है कि हाउ डेयर यू, आपने कैसे सिंधी होने पे मजाक उड़ाया, कैसे आपने बलोच होने पे हमारी ज़ात पे या उस पे हमारी ज़बान पे मजाक उड़ाया। ये इस रविश को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ये आपने जो बात करी, एक लड़की भी थी, उसने वो खुद सबके सिंधी थी और उसने एक सिंधियों पे जोक्स किए, उसके बाद उसको माफी मांगनी पड़ी, आने लग गई, डेथ थ्रेट्स आने लगी। एक तो लोगों में वाली बात है कि अब लोग इसको सीरियस से लेते हैं कि वायरल ज्यादा हो जाता है, और फिर जो हमारे सिंधी फ्रेंड्स होंगे, पंजाबी होंगे, पठान होंगे, हम उनको टैग करना शुरू करेंगे। एक उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। दूसरी जो बात अभी हनीफ भाई भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ लोगों में ये चीज़ आ गई कि जी बर्दाश्त ख़त्म हो गई और वो हमारे यहाँ मजाक जो बनता है, इसमें थोड़ा सा हमारी आवाम का ही प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो कि पहले कुछ स्टेज ड्रामा ऐसे आते थे जिसमें फिक्रे कसे जाते थे चेहरे पर, जुगतबाजी होती थी। अच्छा, वही चीज़ें लोग हमारे अडॉप्ट कर लेते हैं कि जी अगर इसने खराब वर्ड बोला है, किसी के कोई ज़काती खीर का पिस्ता अल्लाह माफ़ करे, कुछ इस तरह वर्ड बोल दिया, सॉरी मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, तो हमें वही वर्ड चारों तरफ नजर आएगा। हमारे यहाँ वैसे भी प्रॉब्लम है, हम अच्छी चीज थोड़ी कम अडॉप्ट करते हैं और बुरी चीज वायरस की तरफ फैल जाती है। अगर इंडियन फिल्मों की हम बात करें, उसका कोई डायलॉग ऐसा होगा जो बहुत ही बुरा होगा, हम घर में कहेंगे, वो हमारे यहाँ बच्चे मार रहे होंगे, डब मैच बना रहे होंगे, टिकटॉक बना रहे होंगे और पेरेंट्स उसको डाल रहे होंगे, वाओ। तो हमारे यहाँ वैसी ये प्रॉब्लम है कि हम एक तो बुरी चीज को अडॉप्ट करते हैं
और फिर ये हम अगर मीडिया पे दिखाने अच्छा, फिर लगेंगे। इस हिसाब से तो हमारे जो पठान भाई हैं, पश्तून भाई हैं और जो सिख बिरादरी है पंजाबी, इनका तो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। साल से इन पे जोक्स बन रहे हैं, इन्होंने कभी उस तरह माइंड नहीं किया। लेकिन अब बहुत बुरा मानने लगे हैं, अब बहुत बुरा। अगर मजाक में हम कोई जोक सुनाए तो ये देखना पड़ता है हमें कि यार अगर ये सामने वाला पठान है तो हम सिख पे रख दें। और सिखों से हमारी इतनी मुलाकात होती नहीं है, और सिखों को तो पठान पे रख दें। पता चला बाद में वो पठान सिख निकला। लेकिन जोक्स का पार्ट हमें किसी की कास्ट पर, किसी के नाम पर, किसी की रंग नस्ल पे मजाक करने ही नहीं। अच्छा, कभी आप ये सोच में होते हैं ना, जो लोग दुबई जाते हैं, यूके जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहाँ पे आप जाके देखें कि अगर कभी पाकिस्तानी पे मजाक बन जाए या मुसलमान होने पे मजाक बन जाए तो आपकी गैरत पे बात आ जाती है, आप बहुत माइंड करते हैं। लेकिन उसी तरह की चीज़ें अपने एनवायरनमेंट में करते हुए, यानी कोई माइनॉरिटी रिलीजन है, कोई और बात है, उस वक्त हमारे एहसास का वो जो रडार होता है वो ख़राब हो जाता है। आपने बिल्कुल ये अच्छी बात की है कि आप किस तनाजुर में वो बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मेरा तो काम, क्योंकि मैंने जो अपना करियर शुरू किया वो स्टैंड अप कॉमेडी से ही किया है, तो हमने अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा, कुछ लोगों ने भी सिखाया। अब हमने किसी को देख के कि यार अच्छा ये जोक फलाने पे हम भी कर रहे हैं, और पता चला एक आध दफा डांट भी पड़ी। अच्छा, तानेबाजियों पे भी मैं यहाँ पे बाकायदा जिक्र करना चाहूँगी। जब इलेक्शन ट्रेल हम देख रहे थे तो सियासी तनकीद हमारे यहाँ बहुत होती है, सियासी तनकीद पे बहुत ज़्यादा जिक्र भी किया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बयान में कहीं कह दिया कि भाई ये क्या बात हुई, जब इन पर ज़रा सी कोई बात करो ये ख़वातीन की तरह रोना शुरू कर देते हैं। तो इस पर लोगों ने उनको कहा कि भाई आप ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, आपने ख़वातीन को लेबल कर दिया, हालांकि उन्होंने अज़रान मजाक भी नहीं कहा था। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब ये जो सेंसिटिविटी बढ़ी है कि हम कहते हैं कि भाई आप किसी को ताने के तौर पे या किसी को मजाक या जुगत के तौर पे कोई रेफरेंस इस तरह का नहीं दे सकते, क्या ये अच्छी चीज़ है शायरी? अच्छा, इस पर वही वाली बात है कि जब हम किसी को बात कहते हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पहले से चलती आ रही हैं, जी ख़वातीन की तरह रोना मत शुरू कर दो, ये ना कर दो। अब अगर उन्होंने बोली होगी तो उनका कोई वो नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस आ गया है। लेकिन सिद्रा, हमारे यहाँ कुछ टीम्स भी बैठी हुई हैं जो इन चीज़ों को उछालती हैं। अब अगर सपोज किसी ने मेरी बुराई कर दी और वो करके निकल गया, खैर है, लेकिन नहीं, उस चीज को इतना वायरल करेंगे मुश्तक आए, फिर मैं अपना रिएक्शन दूं, उधर का एंजॉय, उधर इशू बनाने वाली बात है ना, किसी की बात पकड़ ली जाए। अब जो दौर चल रहा है इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, चाहे वो एक आम आदमी है, बहुत सोच समझ के बात करें। इशू अपनी तरफ है, लेकिन अब अपने बदलते हुए जो राब्ते हैं और जो हमारे माशी इक़दार हैं उसके हवाले से अब आपको भी थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा, अपने इसी माशरे में रहना है, रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए जो नई चीज पसंद है। उसकी वजह ये देखें, टीवी स्क्रीन जो है ये एक टीवी बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, बड़ा मतलब ताकतवर मीडियम है। अगर आप इसी टीवी की ताकत की वजह से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, कॉल लेते हैं। मतलब ये कि अगर आपको कहीं बिठा दिया है तो भाई वो बोलने वाले को पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहां से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी असलम, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। आप लोग हर कोई प्रोग्राम, आपने जो भी जितने भी प्रोग्राम किए बहुत बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच। कहना ये था मैम कि सॉरी जितने भी पश्तून लोगों पे मैं पठान बेसिकली इसके ऊपर जो जोक बनाए जाते हैं, खासकर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ड्रामों में सीन आते हैं पश्तून को या तो वॉचमैन चौकीदार बना लेते हैं या ड्राइवर बना लेते हैं। तो आजकल आपको पता है कि माशाल्लाह पश्तून पढ़े लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया और इस पॉइंट को रेज किया। हम अक्सर अपने मजाक में और टेलीविजन की डिपिक्शन में कैरिकेचर्स बनाते हैं, यानी अगर हमें लगता भी है, हमने अस्यूम कर लिया है कि ये कैरेक्टर ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर ये मजाक करना, ये बात इससे मंसूब करना सही है। बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया और आपके ही तवज्जुह से इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, इट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। लेकिन अनीता फिर पैदा होता है, मजाक करें किस चीज पे, सोफे पे जोक बना लें। देखिए बहुत कुछ हो सकता है। अभी आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात की थी, रवा रवी में आप कर गई तेजी में, लेकिन उस पर भी बात होनी चाहिए। आपने अहमद शाह पतरस बुखारी साहब की बात की। हाँ जी। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हैं। आप अगर इनका ह्यूमर पढ़ें तो इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया है, उनका एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं।
उन्होंने पुरानी साइकिल उनके एक दोस्त ने बेच दी है, अब उस पे पूरा मजमून है। एक मैंने उनका मजमून पढ़ा जिसके अंदर एक शख्स माजूर था और वो व्हील चेयर पे था, तो उसने हमेशा कहा कि मुझसे जब लोग बात करते तो ऊंचा बात करते, उन्होंने कहा मैं चल नहीं सकता, सुनाई मुझे पूरा है। तो यानी इस तरह की चीजें आप नोटिस अगर करें, ऑब्जर्व और अगर आप देखें, आप इतने इस पैसेज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें हीरो बनाया उस व्हील चेयर पे बैठे एग्जैक्टली और मुआशरे पे तंज किया है कि भाई आप लोग क्या समझ के बात कर रहे होते हैं, किस तरह। आपने अक्सर देखा होगा लोग क्या करते हैं, अगर आप कोई किसी पठान से कोई बात कर रहा है तो पश्तो तो नहीं बोल रहा, पश्तो लहजा बना लेता है, आप ये बात करेंगे भाई वो आप तो उर्दू में बोल रहे हैं तो आप सही तरह बोले, और या उसको बताएं वो आपसे बात करेगा। हमारे भाई का जो शिकवा था जो कोयटा से असलम साहब, उनका बिल्कुल ठीक था शिकवा, बिल्कुल बजा था। आप किसी भी जबान के बोलने वाले को एक फिक्स खाने में क्यों रख देते हैं? We do the same to all minorities। हम बंगालीज के साथ इसी तरह के उनके कैरिकेचर बनाते हैं। हम अगर कराची में जिस तरह हम देखते हैं कि बिहारी कम्युनिटी है, उनका अब जितने शोज चल रहे हैं उसमें इसी तरह मजाक उड़ाया जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ चिन्योर से। जी हुसैन भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने बात ये करनी है कि हम अक्सर ना अपने बच्चों के साथ भी मजाक करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना। हाँ जी। तो मैंने ना एक दफा अपनी बच्ची से मजाक किया था कि उसको मैंने कहा कि बाहर बोटी वाला बाबा आया खड़ा है, वो तुम्हें खा जाएगा, बाहर नहीं आना। मतलब मैं उसको डराता था मजाक करके इसको। सही। तो अभी वो मुझसे इतना दूर हो गया ना कि जब भी मैं जाऊँ तो वो यही कहते हैं कि पापा जो है ना मेरे वो बोटी वाले बाबे को लेने आ रहे हैं या लेके आ रहे हैं। तो इसलिए बैठ जाता है। मजाक नहीं करना चाहिए, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ कि वही प्यार लेने के लिए जो जितना पहले मेरे करीब होती थी अब उस तरह करीब नहीं होती। तो क्या नाम बताया भाई साहब ने? हुसैन भाई। हुसैन भाई, आपकी बेटी ने दिमाग पे ले ली है वो बात। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया आपका ये कॉल करने का और इस पॉइंट को भी उठाने का। उसका एक ही हल है, आप उससे बोलें कि वो कोई नहीं था, वो रोटी वाला बाबा मैं खुद हूँ। उस दिन से उसको और डर जाएगी। तो साथ ही रह रही वैसे ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों को ऐसे नहीं डराना। मैं अभी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग तो मैंने वहाँ पे बैठे हुए देखा कि एक खातून अपनी बच्ची को शरारत करने से रोकने के लिए बार बार ये कह रही थी, तुम ऐसा करोगी तो टीचर तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम ऐसा करोगी तो टीचर बहुत मारेगी। आप क्यों बच्चों के जहनों में ऐसा खौफ बिठाते हैं कि तो उसको स्कूल बुरा लगने लग जाएगा? टीचर का कॉन्सेप्ट ही बुरा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट थैंक यू वेरी मच शेरी, थैंक यू वेरी मच अनीफ साहब फॉर बीइंग हियर। और हम चाहते हैं कि इस तरह के शोज आप मजीद डिजाइन करें जिसमें हमें अच्छा ह्यूमर, अच्छे प्रैंक्स देखने को मिले। मैं ये प्रैंक का एक शो जो मैंने पहले कैसा किया था, फिर छुप छुपा के किया, फिर एक गैप आया। जाहिर है मैं भी फेड अप हो गया था ये काम कर करके बहुत, तो अब फ्रेश हो गया हूं और अब मैं कैसा को ही रिवाइव कर रहा हूं इंशाल्लाह। और बहुत जल्द आप उसको एक बहुत अच्छी शक्ल में देखेंगे। जो चीजें लोगों ने खराब कर दी हैं उनको इंशाल्लाह दोबारा चेंज करेंगे। एंड शेरी, आपने भी बिकॉज़ you've stayed a trend setter when it comes to research story, आपको इसमें कोई बैकलैश या हमारे आज के सब्जेक्ट के बारे में कुछ अगर कहना चाहें बिफोर वी वाइंड अप? देखिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैं बस यही कहूँगा कि ना किसी की रंग पे, ना किसी की ज़बान पे, ना किसी की नस्ल पे मजाक ना करें। प्रैंक्स के हम अगेंस्ट नहीं है, प्रैंक्स बनाए लेकिन वैसे बनाए कि जिसको देख के हंसी आए, अच्छा सुलझावा, ना किसी का नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, बस ये छोटा सा मैसेज। हैव अ गुड टाइम, मुस्कुराइए जरूर। जिंदगी मुस्कुराहटों का ही एक गुलदस्ता होनी चाहिए, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ऐसा मजाक जो किसी के दिल पे असर कर जाए, जैसे उन्होंने बताया जहन में खौफ बिठा दे, दैट इज नॉट नीडेड। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे माशरे में तहजीब तालीम बढ़ रही है उसी तरह हमारा मजाक का म्यार भी बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।